दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। केंद्र की मोदी सत्ता ने छत्तीसगढ़ के एक और उपक्रम को बेचने का निर्णय ले लिया है। छत्तीसगढ़ में दो ही केंद्रीय उपक्रम हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिसे पीएसयू भी कहते हैं, दो ही कंपनी, उसमें से एक कंपनी को बेचने का निर्णय ले लिया है। अंधेर नगरी चौपट राजा के इस दौर में आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरीके से सत्ता इस तरीके से परफॉर्मेंस करती है कि बाकी सब राष्ट्र विरोधी हैं, बाकी सब धर्म विरोधी है और हम ही जो निर्णय लेते हैं वह देश हित में निर्णय लेते हैं। वह इस बात का भी ध्यान रखती है कि कोई विरोधी सत्ता उसके समकक्ष टिक न सके, उन्हें इतना बदनाम कर दो, उन्हें इस तरीके से देशद्रोही और हिंदू विरोधी साबित कर दो कि वह उस परसेप्शन से बाहर निकलने के लिए, स्वयं को हिंदूवादी बताने के लिए, स्वयं को राष्ट्रवाद बताने के झंझट में ही फंस कर चला जाए और हम एक एक करके टुकड़े में इस हिंदुस्तान के सारे उपक्रम को बेच दे। तब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ के जिस फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड को बेचा जा रहा है यह इस्पात मंत्रालय के अधीन है। सेल को भी बेचने की बात हो रही है, लेकिन इस पर हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो हम फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड की ही बात कर रहे हैं, जिसके निजीकरण को लेकर वहां के कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यह फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड 1979 यानी 1979 में बनाई गई थी। अपने निर्माण से लेकर आज तक इस निगम ने कभी घाटे का सौदा नहीं किया या कभी घाटे में नहीं रहा। लगातार केंद्र सरकार को लाभ देता रहा है। सिर्फ 32 करोड़ रुपए की लागत से यह निगम बना था और आप यकीन नहीं करेंगे कि हर साल उतने करोड़ रुपए तो वह लाभ ही दे देती है केंद्र की सरकार को। उसके अपने एसेट्स नहीं है। वह हर उस इस्पात कंपनी में अपना ऑफिस अपने लाभ के पैसे से बनाती है और काम करती है। राउरकेला, बनपुर, दुर्गापुर, बोकारो, विशाखापट्टनम, हनिया और भिलाई में भी इनके एसेट से ऑफिस हैं। जमीन तो फैक्ट्री के हैं। मुख्यालय छत्तीसगढ़ के भिलाई में है। इस निजीकरण के विरोध को लेकर इस यूनियन के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार झा, प्रशांत साहू, दीपक बनर्जी, अभिनय कुमार, भावना राव, चंद्रप्रभा, एसपीएस तोमर कल रायपुर पहुंचे और इस निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने बताया कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड न सिर्फ बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करता है, अपितु सरकार के राजस्व में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। हालांकि अभी इस निगम में 600 ही नियमित कर्मचारी हैं, लेकिन 3000 से ज्यादा अस्थायी कर्मचारी है और हाल ही में इसने बड़े बड़े सौदे किए हैं। लेकिन सत्ता को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह देश हित में यह सब निर्णय ले रही है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है इस निगम पर हमला। मोदी सत्ता ने 2016 में भी इस निगम को बेचने के लिए अपनी सूची में डाल दिया था।
लेकिन तब बहुत विरोध हुआ। एक कमेटी गठित की गई। जेपी शुक्ला समिति ने फेरोस्केप लिमिटेड के विभिन्न इकाइयों का साइट निरीक्षण और सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन के उपरांत समिति ने अनुशंसा किया था कि फेरोस्केप निगम लिमिटेड को शेयर का सब्सिडी कंपनी बनाया जाए, इसे निजीकरण न किया जाए, इसे बेचा न जाए। लेकिन मंत्रालय समूह चाहती है, मोदी सत्ता चाहती है कि यह कंपनी बेच दी जाए। और मजेदार बात तो यह है कि मोदी सत्ता ने अब तक 23 कंपनियां बेच दी है और 29 कंपनियों को लिस्ट में डाल दिया जिन्हें और बेचना है, यानी लगभग 52 कंपनियां बिकने की स्थिति में है। और मजेदार बात तो यह है, न खाऊंगा न खाने दूं की तर्ज में ऐसे नियम भी बना दिए गए हैं जिससे इस कंपनियों को जो बेची जा रही है, उन कंपनियों को कोई भी सरकारी कंपनी खरीद ना सके, कोई भी राज्य सरकार खरीद ना सके। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्य की सत्ता में जो गैर भाजपाई है, इन लोगों ने कहा है कि जो निगम बिक रहे हैं उसे हम खरीद सकते हैं, हम चला सकते हैं। लेकिन मोदी सत्ता न खुद चलाना चाहती है और न ही राज्य सरकारों को चलाने देना चाहती है। क्या इस तरह के नियम होने चाहिए? यदि केंद्र सरकार कोई चीज नहीं चला रही है और राज्य सरकार कहती है कि हम इसे चला लेंगे, तो उसे चलाने नहीं देने का नियम किस तरीके से पारित किया जा रहा है? क्या अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति इस दौर में पैदा नहीं हो रही है? मोदी सत्ता के इस खेल से कई कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों के कर्मचारियों के सामने जीवन जीने का संकट खड़ा हो गया है। वे लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक भी नहीं सुनी जा रही है। प्रेस वार्ता में उपस्थित कंपनी के लोगों ने कहा कि इसके निजीकरण से कई तरह की दिक्कत आएगी। सरकार को लाभांश जो हर साल करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, जो खरीदेगा वह एक मुश्त पैसा ले लेगा। यह कंपनी प्रतिवर्ष औसतन 25 से 35 करोड़ रुपए लाभांश के तौर पर भारत सरकार को देती है और पिछले इस चालू वर्ष में तो 42.5 करोड़ रुपए दे चुकी है लाभांश के तौर पर। लेकिन सत्ता का अपना चरित्र है, वह अपना परफॉर्मेंस करती है। वह चाहती है कि वह हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से हर फैसले को जोड़ दे। इसलिए जब पेट्रोल और डीजल पर खून निचोड़ने वाला टैक्स वसूला जाता है, उसे भी राष्ट्रवाद से जोड़ा जाता है। हथियारों की दौड़ में हम विश्व के तीसरे देश हैं। शांति के प्रतीक माने जाने वाले, शांति के रहनुमा बनने वाले इस देश में हथियारों का इतना जखीरा खड़ा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या सिर्फ दुश्मन देशों के डर से? तो फिर वह सीमा कहां गया? लेकिन सत्ता का अपना खेल है। सबको बदनाम कर दो, किसी को पप्पू बना दो, किसी को भ्रष्ट बता दो, किसी को कुछ बता दो और खुद सारे फैसले लेकर ईमानदार, देशभक्त और धार्मिक बने रहो। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी क्या कुछ नहीं चल रहा है। भूपेश सत्ता का अपना खेल है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी का जो परसेप्शन बनाया गया है,
वह निसंदेह आकर्षित करने वाला है। इसका क्या खेल है वो एक अलग कहानी है, हम फिर कभी आपको विस्तार से बताएंगे। क्योंकि कृषि विभाग में जिस तरीके से, खासकर हॉर्टिकल्चर और बीज विकास निगम में जिस तरीके से किसानों के साथ छल किया जा रहा है, और आप देखेंगे कि वहां के सप्लायर किस तरीके से रातों रात करोड़पति हो जाते हैं और रायपुर के सबसे क्रीम और सबसे महंगे इलाके में अपना घर बना लेते हैं, और किसान आज भी गरीब से गरीब, उन्हें लूटा जा रहा है, छला जा रहा है। और किस तरीके से छला जा रहा है मैं हम आपको बताएंगे। लेकिन इन दिनों पूरी सत्ता, पूरे राजनीतिक दल चुनावी मूड में है, इसलिए सारा खेल और सारे बयानबाजी राजनीति को अपने अनुकूल करने के लिए हो रही है। छत्तीसगढ़ में मोदी सत्ता ने एक और कहर ढाया है। 23 ट्रेनें, लोकल ट्रेनें पैसेंजर वो रद्द कर दी गई और लोग टिकट वापसी के लिए, अपने पैसे वापसी के लिए मारामारी कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में कोई व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं। वैसे ही देश में महंगाई चरम पर है, लेकिन आदमी को पानी की बोतल तक यदि खरीदनी पड़े, कहीं कोई सामाजिक संस्थान प्याउगर न खोले, सत्ता भी इस ओर से आंखें मूंद ले, तो फिर क्या होगा। दो कहर, छत्तीसगढ़ की कंपनी बिक रही है, छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए मुसीबत खड़ी की जा रही है, लेकिन अपनी बयानबाजी के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता मुंह छुपाते घूम रहे हैं, इस मामले में कुछ भी करने को तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 2 मई से प्रदेश का दौरा करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे, ग्रामीणों की बात सुनेंगे, कभी भी किसी गांव में पहुंच जाएंगे और उसकी देखा देखी कहना चाहिए, या स्वविवेक से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी दौरा करेंगे। वे कहते हैं वे सड़क मार्ग से दौरा करेंगे, जिन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाएंगे अपने निजी चौपर किराए से लेंगे, सरकारी हेलीकॉप्टर से जाएंगे। लेकिन इन सब बातों का अर्थ तब खत्म हो जाता है जब सत्ता आदेश निकालती है कि उसके आदेश के बगैर, उसकी अनुमति के बगैर कोई भी संस्था, व्यक्ति न धरना दे सकता है, न प्रदर्शन कर सकता है, न और अपनी मांगों को रख सकता है। हालांकि भाजपा इस पे हमलावर है, वह उसकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन सरकार को यह बात समझना होगा कि जो लोग अपनी मांगों को लेकर, जो लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, वो इन सब नियमों को कब मानते हैं और मानेंगे। फिर इस नियम का विरोध का अर्थ क्या है। सरकार तो अपने हिसाब से नियम बनाती है, लेकिन संस्थाओं की अपनी शिकायत, अपनी मांग क्या सत्ता पर निर्भर हो जाएगी जब वो कहेंगे कि हाँ आप प्रदर्शन करो तब करेंगे। ऐसा होता है क्या। सत्ता नियम बनाती है, बनाते रहे, क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से। लेकिन धार्मिक आयोजनों को लेकर यदि सत्ता ने नियम बनाए हैं तो निसंदेह इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सत्ता को यह भी सोचना चाहिए कि जो कर्मचारी, जो लोग, संस्थाएं पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, वे अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से प्रदर्शन करें, कानून व्यवस्था न बिगड़े, गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करे, इस बात का ध्यान रखना शासन प्रशासन का काम है। अनुमति लेना न लेना, देना न देना, इसकी एक अलग कहानी हो सकती है। हम इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।